All right, let's get back to this. Break अच्छी खासी लंबी होगी. I hope everyone is re-energized. अच्छा, अब KODs में एक चीज थी एम्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड. ठीक है ना? तो ये पूरे चैप्टर में उन्होंने पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो मैं उसी सीक्वेंस से जाऊंगी. चैप्टर नंबर है ये थर्ड वाला है बेसिकली. ठीक है, जो फीटल वेलबींग और असेसमेंट वाला है चैप्टर है. हाँ जी, सॉरी 4 है. चैप्टर 4 असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग. ठीक है. So I'm just going to be following that a little bit. थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, but just follow through with me. ठीक है, पिक्चर्स वगैरह देखते रहेंगे. एक सेकंड, मैं ना सबको ठीक है. अच्छा, एम्स क्या है? पहले हमने डिस्कस कर लिया डायग्नोसिस एंड कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ जेस्टेशनल एज, डेटिंग स्कैन हो गया. अब हमने करना है असेसमेंट ऑफ फीटल साइज एंड ग्रोथ एंड वेल बीइंग. ठीक है, अब इसके लिए कुछ हमारे पास पैरामीटर्स आते हैं जिनको हमने देखना है, और ये पैरामीटर्स जो हैं पेज नंबर 35. एक्सक्यूज मी, मैं गलत पेज बता रही हूँ. लेट मी जस्ट गेट टू दैट पेज. ये है पेज नंबर 47. एक्सक्यूज मी, 47 से शुरू हो रहे हैं. ठीक है, तो इसकी कुछ पिक्चर्स हैं. आई वांट यू गाइस टू लुक एट देम. एक है हमारे पास क्राउन रम्प लेंथ. क्राउन रम्प लेंथ है, मैं एक बेबी ड्रॉ करती हूँ इसकी. ओके, सो दिस इज योर बेबी, और इसका ये सपोज ये इसकी क्राउन है. दिस इज द हेड ऑफ द बेबी. ठीक है, और ये उसकी लाइक वेग सी टांगे हैं, वेग से आर्म्स हैं. ठीक है, तो दिस इज वेगली व्हाट इट इज. तो हमने क्या करना है, हमने क्राउन, दिस इज द क्राउन एंड दिस इज द रम्प. द रम्प इज बेसिकली द buttocks of baby you can say. और ये हमने इस तरह लेनी है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ठीक है, ये हमने लेंथ लेनी है अल्ट्रासाउंड पे. ऑलराइट, ये होगी क्राउन रम्प लेंथ, और ये हम 13 वीक्स, ये +6 है, +6 डेज. ठीक है, 13 +6, ये बेस्ट टाइम है क्राउन रम्प लेंथ लेने का. ठीक है, और ये टेबल्स बने होते हैं नॉर्मल क्राउन रम्प लेंथ, नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस के, अकॉर्डिंग टू द वीक ऑफ जेस्टेशन, अकॉर्डिंग टू द डे ऑफ जेस्टेशन. ये टेबल्स बने होते हैं, उसके साथ हमने टेबल के साथ कंपेयर करना है, या वो ग्राफ बना होता है, हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है, और उससे हमें पता चलेगा कौन सी परसेंटाइल में आ रहा है. 95th परसेंटाइल में आ रहा है, 5th परसेंटाइल में आ रहा है, किस में आ रहा है. ठीक है, तो अगर 5th परसेंटाइल से कम है, इट्स बैड. ठीक है, दैट्स जस्ट ऑल यू हैव टू नो. अगर ये इनमें से कोई भी पैरामीटर हमारा 5th परसेंटाइल से कम आ रहा है, तो इट इज अ बैड थिंग. जिसमें क्राउन रम्प लेंथ है, फिर हमारे पास है हेड सर्कमफेरेंस. तो ये तो मतलब यू नो व्हाट सर्कमफेरेंस मींस, तो हेड सर्कमफेरेंस आ जाएगी. फिर हमारे पास है बाइपैराइटल डायमीटर्स. तो अगर ये नॉर्मल हमारे पास नॉर्मल फेस है और ये हमारे 2 कान हैं, ठीक है, तो हमारा जो बाइपैराइटल डायमीटर है वो इस कान से इस कान तक है. ठीक है, अब ये हमने देख रहे थे फ्रंट से, ये उसकी आंखें हमें देख रही हैं. ठीक है, अगर हम ऊपर से देखें इसके सर को, तो स्क्वॉश्ड हो गए. अच्छा, तो ये इसकी आंखें थी जो फ्रंट पे हैं. ठीक है, तो ये इसका होगा, ये है ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर. ठीक है, ये ऑक्सीपिट ये है, ये फ्रंट है, इधर ये रहा, और ये हमारे जो 2 कान थे इधर, ये हमारा हो गया बाइपैराइटल डायमीटर. ठीक है, एक कान से दूसरे कान, इफ दैट मेक्स एनी सेंस. ठीक है, तो ये वाला डायमीटर हमने बाइपैराइटल देखना है. ऑक्सीपिटो फ्रंटल भी देख सकते हैं, लेकिन बाइपैराइटल ज्यादा बेहतर है. फिर हमारे पास आती है फीमेल लेंथ. अब ये है, इसकी बहुत खूबसूरत पिक्चर है अगले पेज पे फीमेल लेंथ की. वो छोटी सी फीमेल उधर नजर आ रही है, इतनी सी बड़ी हुई, उसकी हमने लेंथ ले लेनी है, यहाँ पे प्लस करके, यहाँ पे प्लस करके. ठीक है, फिर ये है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, और ये इसमें पता नहीं दिखाई हुई कि नहीं, दिखाई हुई है. ठीक है, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस ले लेनी है. अब इन पैरामीटर्स का डिफरेंट वीक्स पे डिफरेंट सिग्निफिकेंस है. इसको मैं रफली आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन ये आप बुक से रीडिंग जब अच्छे से दोगे ना, तब आपको बेहतर समझ आएगी. हमने क्या करना है, हमने जो क्राउन रम्प लेंथ है वो हमने शुरू में ही ले लेनी है. ठीक है, और हेड सर्कमफेरेंस भी, उससे हमारा थोड़ा सा ईडीडी बेहतर होगा. ठीक है, फिर एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस, ठीक है, 14 to 20 वीक्स जाती है, मोर देन 20 वीक्स जब जाना शुरू होती है, तो फिर हम लेते हैं head circumference and biparital diameter at 20 weeks preferably,
और जब प्रेगनेंसी उससे भी ज्यादा जाती है, ठीक है, जब हम एनॉमली स्कैन की तरफ जाते हैं, एनॉमली स्कैन के बाद वाली तरफ जाते हैं, तो फीमर लेंथ और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। अच्छा, मैं इस तरह क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इनिशियली हमने सिर्फ एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी देखनी है, उसके बाद हमने देखना है कि फीटस का साइज उसकी जेस्टेशनल एज के हिसाब से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये बस आप लोग ये रीडिंग दे दीजिएगा बुक से, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट्स थी डिफरेंट, जो सबको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो याद कर सकते हैं। वैसे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बातें हैं कि सारा अल्ट्रासाउंड लेना और उसके ऊपर से कुछ डायग्नोज करना और इस तरह, ठीक है, लेकिन आपको ये बेसिक पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि क्या क्या हम लेते हैं। तो दिस इज द असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग। आपके पास क्वेश्चन आएगा, हाउ वुड यू असेस फीटल वेलबींग इन मे बी 20 वीक्स, ठीक है। तो आप कहेंगे वी विल डू एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन के ऊपर हम लोग जो है हेड सर्कमफेरेंस देख लेंगे, बायपैराइटल डायमीटर देख लेंगे, फीमर लेंथ देख लेंगे, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस देख लेंगे, क्राउन ऑफ लेंथ, ठीक है। तो ये आपने इस तरह करके बता देना है, तो उस पर आपके फिर जो मार्क्स हैं उस पर ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव मोर पॉइंट्स टू टेल, ठीक है। फिर 2-3 चीजें होती हैं, ग्रोथ ऑफ बेबी या सिमेट्रिकल हो सकती है या एसिमेट्रिकल हो सकती है, ठीक है। और हमें चाहिए सिमेट्रिकल ग्रोथ। हम चाहते हैं कि जो उसका हेड सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो रहा है, उसकी एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो रही है, वो दोनों सेम हो। अगर ऐसा होता है कि हेड सर्कमफेरेंस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए जा रही है, ठीक है, तो ये एक एसिमेट्रिकल चीज है। ये हम देखते हैं डायबिटीज में, जेस्टेशनल डायबिटीज जिन मदर्स को होती है, उनके बेबीज की एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस हेड की सर्कमफेरेंस से ज्यादा जल्दी बढ़ती है। क्यों? बिकॉज उनके जो फीटल लिवर है और उसके अंदर बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं, जो लिपिड डिपॉजिट्स हैं बेबी में ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं, बड़ा बेबी पैदा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है कि हेड सर्कमफेरेंस जो है वो बढ़ गया, लेकिन एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस उतना नहीं बढ़ा, तो द हेड इवेंचुअली इज बिगर देन द एब्डोमेन। इसकी कॉज अब मुझे बिल्कुल ही मेरे दिमाग से उड़ गई, आई विल गेट बैक टू यू जब मुझे याद आएगी, ठीक है। ये इसमें टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन दिस इज। Relatively large head circumference compared with would be a diabetic pregnancy. I've mixed it up, haven't I? Just read through it because मैंने mix कर दिया कुछ, बस know these basic parameters, ठीक है। फिर एक चीज हमारे पास, we can also do initially a transvaginal ultrasound, ठीक है। जब मदर आती है 8 to 12 weeks में initially, तो मे बी उसका BMI ज्यादा है, तो आपको अंदर यूट्रस का जेस्टेशनल सैक अंदर नहीं नजर आ रहा, प्रॉपर आपको विजुअलाइजेशन नहीं हो रही, देयर कुड बी अदर रीजंस, ठीक है, जिससे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे चीज पिक नहीं हो रही, तो आप ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका न सिर्फ आप प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और फायदा भी है कि जो कुछ डिसऑर्डर्स हैं वो अर्ली इन प्रेगनेंसी कैच हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि इनकम्प्लीट या मिस्ड कैरेज, जिसमें फीचर्स आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन हार्ट बीट नहीं होता फीचर्स का। फिर ब्लाइटेड ओवम एक होता है जिसमें जेस्टेशनल सैक होती है लेकिन उसमें एम्ब्रियो नहीं होता। फिर वी हैव एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसमें बीटा HCG पॉजिटिव होता है, प्रेगनेंसी के लेवल का होता है, लेकिन यूट्रस में कोई भी जेस्टेशनल सैक नहीं होता, ठीक है। फिर हम लोग एक ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड से हम मल्टीपल प्रेगनेंसी का भी पता कर सकते हैं, एंड इवन हम लोग कोरियोनिसिटी का भी पता कर सकते हैं। ना व्हाट डज दैट मीन, हम इसको डिटेल में देखेंगे जब हम ट्विन प्रेगनेंसीज देखेंगे, ठीक है, ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम देखेंगे। कोरियोनिसिटी ये है कि या फिर सेम कोरियोन से दोनों ट्विन्स हैं, ठीक है, या फिर दो डिफरेंट कोरियोन से दोनों ट्विन्स हैं, ठीक है, तो दोनों फीचर्स हैं। तो इसमें दो साइंस आपको अल्ट्रासाउंड पे पता होना चाहिए, एक है लैम्डा साइन और एक है टी साइन। जो लैम्डा साइन है वो नजर आएगा, ये मैं पिक्चर ली थी इस तरह, ठीक है, दिस थिकेंड एरिया ओवर हियर इज बेसिकली व्हाट यू वांट टू सी। आप चाहते हैं कि ये जो सेप्टम है ना दोनों जेस्टेशनल सैक के दरमियान ये थिक हो, तो इसका मतलब है कोरियन 2 थे, डाइकोरियोनिक है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी आ जाएगी और कोरियोनिक भी। अगर ये मोनोकोरियोनिक होता तो ये जो सेप्टम इधर है ये बहुत थिन होता, और उसके हम इन दैट केस वी से टी साइन, क्योंकि देखे ना
ये तो यूं चला गया ना, तो ये थिक हो गया तो ये लैम्डा बन गया। अगर ये सिर्फ यूं मतलब आई नीड क्या हाथ से क्या पता नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, ये सीधा होता और ये बस यूं होता, तो दिस वुड हैव बीन अ टी साइन। ठीक है, so these are things that we need to see on an ultrasound, the lambda sign and the T sign for dichorionicity or monochorionicity. ठीक है, then we can diagnose a fetal anomaly scan पे। कब होता है anomaly scan? 20 weeks। प्लेसेंटल लोकलाइजेशन कर सकते हैं, हमें पता चलती है प्लेसेंटा जो है वो फंडस के करीब है या वो जो है सर्विक्स के बहुत ज्यादा करीब है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं, और अगर प्रीविया है तो उसका कौन सा ग्रेड है ये भी पता चल जाता है। फिर हम एमनियोटिक फ्लूइड की असेसमेंट करते हैं, आई विल गेट बैक टू दिस एट द एंड। हमने पूरा एमनियोटिक फ्लूइड का स्टडी करना है, उसका क्या इंडेक्स और कैसे लेते हैं। ठीक है, फिर हम सर्विकल लेंथ मेजर कर सकते हैं, हमें पता है कि जिनकी शॉर्ट सर्विकल लेंथ होती है उनमें प्री टर्म लेबर का बहुत बड़ा चांस होता है। फिर वी कैन चेक द फीटल प्रेजेंटेशन बिफोर डिलीवरी। हम चाहते हैं कि जो सेफेलिक एंड है वो प्यूबिक सिम्फिसिस के करीब हो। ठीक है, वी वांट द फीटस टू बी लाइक दिस। हम अगर वो यूं ट्रांसवर्स लाए है या वो ब्रीच है, ठीक है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। फिर यूट्राइन एंड पेल्विक एबनॉर्मेलिटीज आपको पता चलती हैं, ठीक है, कोई भी फीमेल में हो। अच्छा, अब अल्ट्रासाउंड का स्केड्यूल यहाँ लिखा हुआ है, अगेन इट्स द सेम थिंग, डेटिंग स्कैन कब है और एनोमली स्कैन कब है। नाउ लेट्स जस्ट स्टडी, दिस इज इंशाल्लाह द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, जिसके बाद हम पास पेपर्स करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट। अच्छा, अब ये डिवाइडेड है थोड़ा, पेज 37 पे चैप्टर नंबर ये है नॉर्मल फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, पेज 37 पे है, और बाकी इसका पोर्शन है पेज 51 पे। इन दोनों को आपने मिला के एक टाइम पे पढ़ना है, वरना आपकी एक टोटल जैसे पिक्चर बनती है ना चीज की, वो बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम पहले करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन है कि फीटस को एक तो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फिर अगर कोई भी फीटस की मूवमेंट है वो उसको परमिट करेगा विदाउट द लिम्ब कंट्रैक्चर। ठीक है, उस प्रिवेंटिंग लिम्ब कंट्रैक्शन, एक्सक्यूज मी, मतलब वो मूव कर सकते हैं इजीली फ्लूइड में। ठीक है, उसको ज्यादा उस पर जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वो स्क्विश नहीं हो जाएगा बेचारा। फिर हम लोग it prevents the adhesions between fetus and amnion, and it permits the fetal lung development. This last point is very very important. ठीक है, अगर आपका amniotic fluid कम हो जाता है, ओलिगोहाइड्रेमनियोस हो जाता है, तो आपकी फीटस की लंग नहीं सही डेवलप होगी, देयर विल बी पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए। अच्छा, अब एमनियोटिक फ्लूइड बनता कैसे है? एमनियोटिक फ्लूइड जो है इनिशियली तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन उसको रिलीज करती होती है एमनियन बाय द 10th मतलब 10th वीक तक। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फ्रॉम 16 वीक्स सॉरी आफ्टर 10 वीक्स जो है वो फीटस की स्किन सीरम और वगैरह ट्रांसुडेट करना शुरू हो जाता है। फीटल जो सीरम है ना, ठीक है, फीटस के अंदर ब्लड जा रहा है मदर से, वो सारा घूम के अंदर से बाहर निकल रहा है, फिर जो सीरम होगा वो ट्रांसुडेट करेगा फ्रॉम द स्किन एंड द एम्ब्लाइकल कॉर्ड। फिर इवेंचुअली 16 वीक्स के ऊपर जो स्किन जो है फीटस की इम्परमेबल हो जाएगी, तो उसके बाद हमारा जो है जीआईटी सिस्टम और किडनी सिस्टम चल पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, फीटल स्वॉलो करेगा एमनियोटिक फ्लूइड को, वो उसके वहां घूमेगा अंदर, और फिर किडनीज उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देंगी। ठीक है, तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस, जो फीटस स्वॉलो कर रहा है एमनियोटिक फ्लूइड, वो हमारा यूरिन बन के फीटस का निकल रहा है। ठीक है, तो अगर फीटस फॉर सम रीजन स्वॉलो नहीं कर सकता, इसोफेजियल एट्रीजिया है, वहां कोई ब्लॉकेज है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा ज्यादा। क्यों? बिकॉज वो अंदर जा ही नहीं रहा, वो जो नेगेटिव उसका इफेक्ट था उसको अंदर लेने वाला वो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, निकल ही तो जा रहा है फीटस के अंदर से, लेकिन वो उसको स्वॉलो नहीं कर रहा, तो पॉलीहाइड्रेमनियोस हो जाएगा। अगर फॉर सम रीजन फीटस उसको अपनी बॉडी में से निकाल नहीं सकता, ठीक है, उसकी किडनीज काम नहीं कर रही, जैसे कि रीनल एजेनेसिस है, तो उसके अंदर हमें ओलिगो तो क्या, वो तो एनहाइड्रेमनियोस मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो एक केस है रीनल एजेनेसिस का जहां एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसके अलावा ओलिगोहाइड्रेमनियोस की इस तरह की भी कॉजेज हैं कि वो नहीं रिलीज कर रहा फीटस। ठीक है, तो ये आपने कॉजेज याद करनी है। और एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, 10 वीक्स पे 30 ml होगा,
फिर जैसे आप वीक्स को डबल करते जाते हो ना, एमनियोटिक फ्लूइड डबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करो, 10 वीक्स पे 30 हो गया, 20 वीक्स पे 300 डबल। एक सेकेंड, मैंने गलत बता दिया आपको, इसका फॉर्मूला कुछ और था जो मुझे अब भूल गए। 10 वीक्स पे 30 ml, 20 वीक्स पे 300 ml और 30 वीक्स पे 600 ml, फिर 38 वीक्स पे 1000 ml। ये ना, ये ब्रैकेट्स में इधर पेज 37 पे लिखा हुआ है, इसको बस अंडरलाइन कर लो, ठीक है। फिर कहीं लिख के दीवार पे लगा लो ताकि याद रहे। अच्छा, अब हम एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर कैसे करते हैं, इसकी जो मेन चीज है ना वो लिखी हुई है, वो जो अगला पेज मैंने बताया था, पेज 51 पे। अच्छा, अब इस पे बताया हुआ कि कैसे आपने जो है अल्ट्रासाउंड की मेजरमेंट से पता करना है। दो मेजरमेंट्स हैं, एक हमारे पास आता है डीप ट्रांसवर्स पूल, ठीक है, जो डीपेस्ट ट्रांसवर्स पूल है, या मैक्सिमम वर्टिकल पूल उसको कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वर्टिकल पूल आता है और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आता है, ठीक है। अब जो मैक्सिमम वर्टिकल पूल है वो ये है कि आपने वहां अल्ट्रासाउंड लगाया और आपने जो है उसको सारी जगह घुमाया, और आपको जो जगह सबसे ज्यादा जहां पे वो ब्लैक ब्लैक नजर आएगा, जहां पे प्लेसेंटा नहीं है, वहां कोई भी कॉर्ड नहीं होनी चाहिए, उसको आपने जो है मेजर कर लेना है, ठीक है। वो आपका आएगा मैक्सिमम वर्टिकल पूल। और जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, आप यूट्रस को जो है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, अपर राइट एंड लेफ्ट, लोअर राइट एंड लेफ्ट, और आप उन चारों क्वाड्रेंट्स में से जो डीपेस्ट ये पूल्स है ना, मैक्सिमम वर्टिकल पूल जो मैं आपको बताया डीप वाले, उनको आप मेजर करते हो और आप उनका एवरेज निकाल लेते हो, फिर ये आपका बन जाता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है। अब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो कितना होना चाहिए, थर्ड ट्राइमेस्टर में लिखा हुआ है बिटवीन 10 एंड 25, ठीक है। बिटवीन 10 एंड 25 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। अगर आपकी वैल्यू बिलो 10 सेंटीमीटर है तो मतलब रिड्यूस्ड वॉल्यूम है, ठीक है, और बिलो 5 सेंटीमीटर है तो हम उसको ओलिगो कह देते हैं, और अबव 25 है तो पॉली। नॉर्मल थी 10 टू 25, ठीक है, बिलो 10 रिड्यूस्ड है, बिलो 5 ओलिगो, अबव 25 है पॉली, ठीक है। तो ये आपने ये याद रखना है। अच्छा, अब फिर कॉजेज आ जाते हैं ओलिगो के, और एक सेकेंड, मैंने मैक्सिमम वर्टिकल पूल का नहीं बताया। मैक्सिमम वर्टिकल पूल की जो वैल्यूज हैं 2 to 8 नॉर्मल है, ठीक है। तो लेस देन 2 सेंटीमीटर होगा मतलब ओलिगो है, मोर देन 8 सेंटीमीटर होगा तो पॉली है, ठीक है। फिर इसकी वो आ जाती हैं ओलिगो और पॉली की क्या रीजन है, ठीक है। अब रिड्यूस्ड है ओलिगो तब होता है जब रीनल एजेनेसिस होता है, सिस्टिक किडनीज हो सकती हैं, या फिर कोई फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, मतलब प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से, या इस तरह कोई भी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की रीजन आ सकती है इसमें, इसमें इवन अल्कोहल इनटेक और इस तरह, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास पॉली की रीजंस। पॉलीहाइड्रामिनोस जब भी कोई कहे तो सबसे बड़ी रीजन आप उसकी जो है ना जेस्टेशनल डायबिटीज जरूर याद रखें, ठीक है, और उसमें बेबी भी बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें पॉलीहाइड्रामिनोस भी हो जाता है। उसके अलावा कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसमें बेबी जो है वो स्वॉलो नहीं कर सकता फ्लूइड, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, जैसे कि एनेंसेफली है, इसोफेजियल या डोर्नल एट्रीजिया हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से फीटल स्वॉलोइंग नहीं होती तो पॉलीहाइड्रामिनोस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी थी मेन एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो वी आर डन विद टुडेज पॉइंट्स, ठीक है। हमारे केओडीज तकरीबन सारे पूरे हो गए, सिर्फ जेस्टेशनल डायबिटीज रह गया जो हम आगे मेडिकल डिजीजेस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, उसके साथ ही इंशाल्लाह हो जाएगा। तो now we're going to go on to past papers, but before that we're just gonna have a 2-3 minute break, ताकि सारे जो हैं उसको जो अभी पढ़ा है उसको थोड़ा अब्जॉर्ब कर लें और फिर हम पास्ट पेपर्स प्रॉपरली आंसर कर सकें, ठीक है ना। सो जस्ट लाइक अ 2-3 मिनट ब्रेक, विल बी बैक एट 8:13, मतलब just stay connected.
Okay, let's get back. Um, yeah, it's starting now. Sorry, थोड़ा time लग गया. I realized कि या आई रियलाइज कि मैंने पास पेपर्स की कोई प्रॉपर पिक्चर नहीं ली हुई थी, मतलब मैं दिखा नहीं पा रही थी, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पास पेपर की पिक्चर ली है और बाकी मैं बस रीड आउट करूँगी। तो आप अपनी पास पेपर की बुक्स खोल लें। मेरे पास की टू यूएचएस है जिसके जवाब इतने कोई बुरे हैं ना, मतलब तो आप इसके जवाब पे यकीन ना करना, अजीब अजीब इन्होंने दिए हैं। तो आई डोंट रिकमेंड दिस की टू यूएचएस वन। शायद किसी के पास कोई अच्छी बुक हो जो हमें रिकमेंड कर सके पास पेपर की। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल है एनुअल 2018 का और मैं अपने फोन से शेयर कर रही हूँ जो मैंने, एक सेकंड, आई हैव टू गिव माय सेल्फ परमिशन टू शेयर। I'm just making myself host.